हेलो एंड वेलकम टू इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। आज हम 23 जुलाई 2026 की डेट में निकले हुए सारे इम्पोर्टेंट पीआईबी रिलीज को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल न्यूज़ में है क्योंकि इसका फर्स्ट मेडन फ्लाइट टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ ने ये टेस्ट किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा के कोस्ट पे, वहाँ से ये टेस्ट फ्लाइट की गई है। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था कि किस तरीके से टारगेट को अपने पहचानता है और उसको किल करता है। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट रखा गया जो कि बहुत हाई स्पीड में था और हाई ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट की तरह उसको बनाया गया था। तो वो मिसाइल सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरप्रेट करके उसको इंटरसेप्ट कर लिया। कुशा मिसाइल सिस्टम जो है उसका मेन काम यही है कि जो एरियल थ्रेट्स रहेंगे अलग अलग तरीके के जिसमें कि फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लार्ज एनिमी एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें शामिल होगी। इन सबको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ठीक है, इंटरसेप्ट करेगा और फिर न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें जितने भी वेपन सिस्टम एलिमेंट लगे हुए हैं, जितने भी मिसाइल्स, रडार्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, वो डेवलप करता है डीआरडीओ की वेरियस लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज पार्टनर। ये सारी चीज़ें मिलके करते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे मिसाइल इंटरसेप्शन की, ये कुछ ही नेशंस के पास है, हर नेशन के पास नहीं होती। और हमारा ये खुद का डेवलप हो जाएगा इंडिजिनस सिस्टम, तो इससे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है इसको बहुत कम कर सकेंगे। देन हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया का पहला इंडिजिनस टर्बोजेट इंजन। डीआरडीओ ने इंडिया का अपना पहला इंडिजिनस एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन जो है 350 किलोग्राम का, उसको डेवलप किया है। इसको डिजाइन किया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने, जो कि एक लैबोरेटरी है डीआरडीओ की। इसको बनाने में जो इंडस्ट्री पार्टनर था वो था आजाद इंजीनियरिंग हैदराबाद, जिसने इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम किया है। अब ऐसी ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी कुछ ही नेशंस के पास है, इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। जेट इंजन की बात करें तो ये एक पावरफुल मशीन होती है जो कि किसी एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करती है? अपने पीछे से ये हॉट एग्जॉस्ट गैस जो है वो निकालते हैं एक फास्ट मूविंग जेट की तरह, जिससे फॉरवर्ड पुश मिलता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस पर ही ये वर्क करता है। जो बैकवर्ड थ्रस्ट होता है गैस का, वो प्लेन को फॉरवर्ड पुश करता है। इसका वर्क करने के 4 स्टेप प्रोसेस है जिसको सक, स्क्वीज, बैंग और ब्लो कहते हैं। इनटेक होता है सक के थ्रू। इसमें एक लार्ज फैन लगा रहता है, आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर ये फैन टाइप का लगा रहता है। ये क्या करता है? आउटसाइड जो एयर होती है उसको अपने अंदर खींचता है, ठीक है, बहुत मैसिव अमाउंट में। फिर क्या होता है? स्पिनिंग ब्लेड्स होती हैं कंप्रेसर के अंदर जो कि इस खींची हुई एयर को टाइटली स्क्वीज कर देती हैं, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। इसको कहते हैं हम कंप्रेशन या स्क्वीज करना। देन हमारा कंबशन या बैंग होता है। इसमें क्या होता है? जो अब कंप्रेस हो चुकी एयर है उसको एक कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर उसको जेट फ्यूल के साथ मिलाया जाता है और जला दिया जाता है, जिससे कंट्रोल्ड और कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एग्जॉस्ट या ब्लो। अब इसमें क्या होता है? जो एक्सट्रीमली हॉट और एक्सपैंडिंग गैस बनी है वो इंजन के बैक से एकदम तेजी से शूट आउट होती है बहुत हाई स्पीड में, और एग्जिट होने से पहले वो एक टरबाइन होता है उसको स्पिन करती है, जिससे क्या होता है? सामने का जो कंप्रेसर होता है वो पावर होता है। और उसके बाद जो फाइनल ब्लास्ट आउट होता है वो क्या करता है? प्लेन को फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा जेट इंजन वर्क करता है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो पेपर लीक केसेस हो रहे हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोड्स बनाने की बात कही गई है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अभी अपडेट क्या है? 23 जुलाई 2026 को पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे पूरी कंट्री में, जिससे कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि एग्जामों के पेपर लीक्स में शामिल हैं उनको पनिशमेंट मिल सके। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के बाद से ये फैसला लिया गया है। इसके लिए जो लॉ काम करेगा, ये स्पेशल कोड्स जो हैं उसमें जो ऑफेंसेस ट्राई किए जाएंगे वो रजिस्टर्ड होंगे अंडर पब्लिक एग्जामिनेशंस
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक स्ट्रिक्ट एंटी चीटिंग लॉ है जो डिजाइन किया गया है जिससे ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट्स जो होते हैं उनको टैकल किया जा सके। इमीडिएट एक्शन लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो है सुझाव रखा। इसी को देखते हुए फर्स्ट डेडिकेटेड कोर्ट बना है दिल्ली में। इसमें स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलिंगा जो है उनको अपॉइंट किया गया है कि एक्सक्लूसिव हैंडल करेंगी ये केसेस को कंसर्निंग एंटी चीटिंग लॉ। अभी क्या है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को कि वो अपने यहाँ पर भी सिमिलर फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करें। अभी शुरुआत में ये कंसिडर किया जा रहा है कि इसको मेजर जो जुरिस्डिक्शंस हैं जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वहां पर इसको सेटअप किया जाए और फिर आगे चल के और भी स्टेट्स में इसको लाया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी एक नया बिल भी प्रपोज किया है जो कि 2024 एक्ट को अमेंड कर देगा, ठीक है, जो मैंडेट करेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे लीगली बनाए जाएं। इसमें क्या होगा कि ऑफेंडर्स की जो मैक्सिमम जेल टर्म्स है जो कि अभी 10 साल है उसको भी बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव हो सकता है। इसका मेन क्या है कोर पर्पस, यही है कि इंडिया में जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं वो बहुत सारे इयर्स ले लेते हैं कोई फैसले तक आने में, तो इसीलिए इन कोर्ट्स को सेटअप किया जा रहा है कि जिससे डेली हियरिंग हो सके और बैकलॉग को क्लियर किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज कोर्ट्स होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है जिससे जुडिशियल प्रोसेस को स्पीड अप कर सके, जिससे हमें न्याय जो है वो समय पे मिल सके, ठीक है, जल्दी न्याय मिल सके। और जो पेंडिंग सिविल और क्रिमिनल केसेस जो रेगुलर जुडिशियल सिस्टम में चल रहे हैं उसका बैकलॉग कम किया जा सके, क्योंकि साल दर साल केसेस फाइल होते रहते हैं लेकिन उनका निपटान नहीं हो पाता है। इनको पहली बार इंडिया में 2000 में स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 11th फाइनेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन की बात करें तो कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एक्सक्लूसिवली फास्ट ट्रैक कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हो। इनको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है जिसकी एंट्री जो 11A है वो क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फंडामेंटल जो बेसिस है इन कोर्ट्स को क्रिएट करने का वो है आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करना, जो कि कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल किया हुआ है कि स्पीडी ट्रायल जो होता है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। अभी के समय में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन रहे हैं उनको स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू या उनके अंडर में बनाया जाता है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 28 है उसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इन दोनों में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात की गई है। अब इनको स्टैब्लिश कैसे किया जाता है, इनको स्टैब्लिश करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। कंसल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के साथ, फिर इनको सेटअप किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी फंडिंग, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ सपोर्ट को लेकर। हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल साइड जो होता है उसको देखता है, जैसे कि जजेस का अपॉइंट करना, और क्या देखता है, पेंडिंग केसेस जो उनके पास खुद के पास हैं इकट्ठा हो रखे हैं उनको इन नए कोर्ट्स में ट्रांसफर करना। क्या केसेस ये हैंडल करते हैं, पहले तो इनको जनरल लॉन्ग पेंडिंग सेशंस केसेस जो होते थे उनके लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय में देखें तो बहुत सेंसिटिव मैटर्स जो होते हैं जिनको अर्जेंट रेजोल्यूशन चाहिए उसके लिए इनको यूज किया जाता है, जिसमें से कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड अब्यूज, केसेस इन्वॉल्विंग सीनियर सिटीजन, ऐसे सारे केसेस में होते हैं। देन न्यूज में है हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम, क्योंकि इसको वेस्ट बंगाल में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को, और इसका मेन मकसद क्या है, आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं जो अपने हाथों से और टूल्स का यूज करके क्राफ्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उनको हेल्प दी जाती है। इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं वो कवर्ड है। इन 18 ट्रेड्स में कारपेंट्री, बोट मेकर, आर्मरर, मेटल आर्टिसन, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर,
कॉबलर, मेसन, बास्केट मेकर, टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर, ये सारे 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो उसमें शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस रन करता है। इसको डिजाइन किया गया है कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन जो है, जो अपने हाथों से वर्क करते हैं और इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, उनको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। इसमें इनको क्या होता है, इस स्कीम के अंदर जो एनरोल्ड होते हैं लोग, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, आईडी भी दिया जाता है, जिससे इनको इनके ट्रेड को वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद इनको 5 to 7 डेज की बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके दौरान उनको डेली स्टाइपेंड मिलता है 500 रुपए का। फिर जब ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट होती है तो उस समय इनको एक ई वाउचर दे दिया जाता है 15,000 रुपीज तक का, कि अपने लिए मॉडर्न टूल किट्स वगैरह खरीद सके। उसके बाद एक बेनिफिट ये मिलता है इसमें कि कोलेटरल फ्री इंटरप्राइज लोन्स मिलता है अप टू ₹3 लाख, जिसको 2 फेजेस में डिसबर्स किया जाता है, 1 लाख और 2 लाख के। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत ही कंसेशनल रहता है, 5% का। फिर इनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिसमें इनको हर ट्रांजैक्शन पे ₹1 मिलता है, ठीक है। स्कीम में इनरोल करने के लिए जो एप्लीकेंट है उसको एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए, एक्टिवली सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए इन वन ऑफ द 18 स्पेसिफाइड ट्रेडिशनल ट्रेड। जो हमने 18 ट्रेड्स की कैटेगरी देखी थी उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, और एक फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर को इसका बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही ऐसा ही सिमिलर गवर्नमेंट बिजनेस लोन उसने और कहीं नहीं लिया हो, जैसे पीएम स्वनिधि के अंदर या एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है उसके अंदर ना लिया हो, तब वो एलिजिबल है लास्ट 5 इयर्स तक। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और इनके इमीडिएट फैमिलीज जो है वो स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो। ये समिट अभी होने वाला है न्यू दिल्ली में, उसी को लेकर ये अनाउंसमेंट की गई है। 2 से 5 नवंबर 2026 को भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस समिट को 9 सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो है और 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके अलॉन्ग साइड ही ये समिट भी होगा, जिससे कि 3 मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इवेंट्स हैं वो अंडर वन प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी स्टोरेज फर्म्स, ग्रीन हाइड्रोजन पायनियर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे सब एक साथ आएंगे यहाँ पे। 34 कंट्रीज को इनविटेशन अभी दिया जा चुका है इस समिट के लिए, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसने 128 कंट्रीज को इनविटेशन भेजा है अपनी असेंबली में शामिल होने के लिए। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया जल्द ही 300 गीगावाट्स अपनी कैपेसिटी तक पहुंच रहा है, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी चल रही हैं योजनाएं, और इस योजना में 50 लाख बेनिफिशियरी हाउस होल्ड तक पहुंचने का, क्रॉस करने का लक्ष्य अब थोड़ा नजदीक आ रहा है। देन न्यूज में है तिरु सुब्रमण्या शिवा, इनकी डेथ एनिवर्सरी पे इनको ट्रिब्यूट पे किया गया है। ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु में एक स्मॉल टाउन है वटलागुंडू, वहां पर ये बिलोंग करते हैं। और इनका फ्रीडम फाइट जो हुआ था उसके दौरान इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जो तिरुवियो चिदम्बरम पिल्लई हैं उनके साथ इन्होंने मिलकर के काम किया है। ये विलेज टू विलेज जाते थे, पीपल जो लोग रहते थे उनको इंस्पायर करते थे, और वंदे मातरम का स्लोगन जो है वो गाते हुए आगे बढ़ते रहते थे। इनको और वीओ चिदम्बरम पिल्लई को एक साथ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इम्प्रिजन भी किया था। अब इनकी अगर बात करें तो ये एक प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, नेशनलिस्ट और राइटर भी थे तमिलनाडु से। मद्रास प्रेसिडेंसी से इनका मेन रोल रहा है, और इनका स्वदेशी मूवमेंट के दौरान काफी रोल रहा है, ठीक है। कोरल मिल स्ट्राइक इनसे जुड़ी हुई है 1908 में। हिस्टोरिक जो कोरल मिल स्ट्राइक हुई थी टूटीकोरिन टूटुकुड़ी में, वो उसमें इनका रोल रहा है।
इनको 1908 में सेडिशन के लिए जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। इसी अरेस्ट के दौरान इनको लेप्रेसी हो गई तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया कि अब ये पैसेंजर ट्रेन से नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी ये पैदल चल चल के बहुत सारे विलेजेस में घूमे और वहाँ पे स्पीचेस वगैरह और मासेस को ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम ये करते रहे। लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस भी इनके काफ़ी हैं। तमिल स्कॉलर थे ये, और इन्होंने एक मंथली जर्नल जो है उसको फाउंड भी किया और एडिट करते थे, उसका नाम था जनभानु। और बहुत सारी किताबें भी और आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को नेशनलिज्म के साथ जोड़ करके दिखाती है। फिर इनका एक ड्रीम था कि एक भारत माता से डेडिकेटेड एक टेम्पल बनाएंगे, और इसकी इन्होंने स्थापना भी कर दी थी। एक आश्रम ले लिया था पपरापट्टी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 1925 में इनकी डेथ हो गई और ये टेम्पल नहीं बन पाया। तो इसी के साथ ही आज के सारी हमारी जो इम्पोर्टेंट पीआईबी रिलीज थी, इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, वो सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।